कॉमर्स एक्सेस इग्नू। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा रिसर्च एनालिसिस, जो कि हमारा क्या है MCO 3 है। पूरा अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो उसका नाम है रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। टॉपिक थोड़ा हार्ड है, चैप्टर्स भी थोड़े हार्ड है, बट हम लोग ये ट्राई करेंगे कि एक एक टॉपिक को आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊं और आप लोगों को मतलब कोई भी टॉपिक हार्ड ना लगे कम से कम। ठीक है, जब पेपर में आए तो आप लोग उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूरी लिख के आए। भले ही अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बट अगर आप मेरे क्वेश्चंस देख के जाओगे ना तो इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट के मुकाबले इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। कोई बात नहीं, आपको बस एक बार पेपर देना है और इसका फर्स्ट पेपर भी है। ठीक है, तो सारा जोड़ इसमें डाल दो। आप एक बार पेपर दे दो, निकाल दो, और बाकी आपसे फिर कोई दोबारा नहीं कहेगा कभी निकालने के लिए। एक सब्जेक्ट में अगर आपके कम भी नंबर रह जाते हैं ना तो भी आपके सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लेते हैं। बट अगर आप मेरी वाली क्लास देखोगे तो आपके सारे के सारे नंबर आएंगे और मतलब आप लोग एक भी सब्जेक्ट में पीछे नहीं रह जाओगे कि मतलब कि आप बोलो कि यार इस वाले सब्जेक्ट की वजह से मेरी क्या हुई, परसेंटेज गिर गई। ठीक है, ऐसा नहीं होगा अगर आप हमारे लिए पूरी पूरी वीडियोस देखते हो। और उसके बाद में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों तक, या फिर आपका जो भी कोई ग्रुप है जहाँ पे आप मतलब इग्नू में जुड़े हुए हैं वहाँ तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करें अपने बैच को, आगे क्लासेस को। तो देखो, सबसे पहले जो इसमें हमारे सब्जेक्ट का नाम है ये है हमारा MCO 3। ठीक है, MCO 2 कोई सब्जेक्ट है नहीं, और आप लोगों को नहीं पता हो तो बताऊँ भी कि MCO 2 कोई सब्जेक्ट है नहीं, MCO 3 है जो आपका है रिसर्च मैथडोलॉजी, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। हाँ देखो, टॉप 7 क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए और इसके सॉल्यूशंस, और फिर मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि आपको कौन से वाले पेज पे इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अगर आप मतलब सिर्फ ये वाला क्वेश्चन छोड़ के स्किप करके कि हाँ भैया बहुत होशियार हो गया आज मैं, कि आज मैंने सर की बस एक मतलब 15 मिनट की क्लास देखी और मुझे सब कुछ आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप लोग को क्या करना है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी, क्योंकि एक एक ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसके आंसर्स लिख के आने, क्योंकि इसमें ना नंबर लाना बहुत ज़्यादा हार्ड है। और उसके बाद में क्या कि आप लोगों को एक तो नंबर नहीं आएंगे और ऊपर से जब पेपर में जब क्वेश्चन आ जाएगा ना तो कुछ लिखने को नहीं मिलेगा। ये रियलिटी है भाई, रियलिटी है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था जब ये वाला पेपर देने के लिए गए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आता है इसका, आई मैं बता दे रहा हूँ। बट हाँ, क्वेश्चंस पूरे करके जाओगे ना मेरे से तो कुछ भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, मेथड्स ऑफ रिसर्च। क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे करके डाले क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ टॉपिक से याद रखें, बाकी क्वेश्चन आपको कुछ भी आ जाएगा। डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ रिसर्च, डिफाइन रिसर्च एंड इट्स मेथड्स। ठीक है, तो आप लोग इसमें लिख के आओगे। तो जब ऐसे आएगा मेथड्स ऑफ रिसर्च तो ये आएगा हमारा कैसे, एक पूरा क्वेश्चन आएगा डिफाइन रिसर्च एंड इट्स मेथड्स। ठीक है, इस तरीके से आएगा तो 20 नंबर का क्वेश्चन पूरा बन के आएगा। तो देखो, डिफाइन रिसर्च जो आएगा ये हमारा 8 नंबर का लगभग क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग को इसमें कितना, हाँ, 1 या 1.5 पेज भरना है, क्योंकि मेथड्स ऑफ रिसर्च में ना बहुत ज़्यादा आप भर सकते हो लिख के। और इसमें मतलब आप लोग पूरा एक क्या कहते हैं जिसको 20 नंबर का क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन बनता है, मतलब 20 नंबर का लिखने वाला प्लस समझने वाला प्लस इसमें एफर्ट्स जितने लगेंगे ना, आपको 20 नंबर आप इसमें डिजर्व करते हो अगर आप पूरा पूरा क्वेश्चन इसमें लिख के आते हो। तो जब हमारा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ रिसर्च, तो इससे ज़्यादा आप ईजी कुछ हो नहीं सकता व्हाट इज़ रिसर्च से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आप जब रिसर्च का टॉपिक ही पढ़ रहे हो तो रिसर्च ही है भैया आपके पास में। तो आप लोग क्या करो, व्हाट इज रिसर्च को रखो साइड में। अब हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में 1 बाय 1 सबको आंसर्स देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो इसमें हमारे कितने तरीके के मेथड्स हैं, 6 तरीके के मेथड्स होंगे, आगे अभी आपको बताऊंगा मैं। फिर क्या आता है हमारा रैंडम सैम्पलिंग। तो जब हम रैंडम सैम्पलिंग पढ़ेंगे तो इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा आपका डिफाइन रैंडम सैम्पलिंग 20 नंबर का, एंड इट्स टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। तो आपको टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा कि भैया आपको इसमें सारी की सारी हमारी रिसर्च की जितनी भी हमारी टाइप्स होंगे ना वो सारे हमको डिफाइन करने होंगे। ठीक है, तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है आपका, या फिर शॉर्ट नोट्स में पूछ लेगा डिफाइन रैंडम सैम्पलिंग। तो जब डिफाइन रैंडम सैम्पलिंग हमारा आएगा तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, उस वाले केस में हम लोग ये करेंगे कि अपने रैंडम सैम्पलिंग के सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इसमें पार्ट्स को लिख देंगे। ठीक है, छोटे छोटे नंबर में, क्योंकि 2 पेज का ही लिखना है हमको, उससे ज़्यादा बड़ा करना नहीं है। फिर क्या आएगा हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। और फिर उसके बाद हमारी आएगी बेस थ्योरम। बेस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा या फिर पूरे 20 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा।
ठीक है, तो इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, बेस थ्योरम को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। फिर हमारा क्या था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी करेंगे। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स हमारे क्या होंगे, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, टाइप 1 एरर्स और टाइप 2 एरर्स मैं आपको समझाऊंगा, बुक में से आपको भले ही समझ में ना आए बट मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिर हमारा क्या था, सेकेंडरी एंड प्राइमरी डाटा, ये बहुत ज़्यादा इजी सा टॉपिक है, सेकेंडरी प्राइमरी डाटा, और आने के चांसेस उतने ही हैं, कितने, 90% तक, जितने कि हमारे बेस थ्योरम आने के चांसेस हैं। फ्री का नंबर है किसका, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हमारे डाटास का, एंड थोड़ा एफर्ट्स के साथ में नंबर है किसमें, बेस थ्योरम और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। ठीक है, तो बाकी के जो इसमें 5 जो क्वेश्चन बचे ना वो फ्री के ही हैं, तो आप लोगों को क्या करोगे, मतलब ऐसा करके आओगे कि वो भाई सर ये हमने इसमें फ्री के नंबर उठा लिए, कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाला और हमारे क्वेश्चंस भी हो गए। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें भी हो गई और आपको मैंने क्वेश्चन भी समझा दिए। अब सबसे पहले हमारा क्या आया, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। ठीक है, तो टाइप 1 कोई बात नहीं, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कौन सा लग क्या है, कोई है वो स्लाइड ऊपर नीचे होगी। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स में देखो क्या होता है कि टाइप 1 एरर हमारा कौन सा था, बुक से आप पढ़ोगे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने इजीली इसमें आपको अलग से डेफिनेशन डाली है, तो आप इसको बुक में से देख लेना। टाइप फर्स्ट एरर इज फॉल्स पॉजिटिव कंक्लूजन, कि मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंक्लूजन जो होता है वो क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। व्हेन वाइल अ टाइप 2 एरर इज फॉल्स नेगेटिव कंक्लूजन, जबकि हमारा जो टाइप 2 एरर है वो क्या है, फॉल्स नेगेटिव कंक्लूजन है। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो 2 शीट्स भर के आनी है, यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स बनाओगे, यहाँ पे ऊपर लिखोगे क्या, टाइप 1 एरर। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाओगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, टाइप 2 एरर। ठीक है, और इसके अंदर क्या लिखोगे, अंदर फॉल्स पॉजिटिव कंक्लूजन, और इसमें क्या लिखोगे, फॉल्स नेगेटिव कंक्लूजन। बस अगर इतनी सी चीज़ लिख दी आपको एग्जामिनर मतलब पूरा एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ भैया इस बच्चे को समझ में आता है सब कुछ, इस बच्चा पढ़ के आया हुआ है, बस यहीं से आपको कितना, कम से कम 8 नंबर देने की तो बात यहीं से सोच लेगा। फिर उसके आगे आप लोग क्या लिखोगे, टाइप 1 एरर। ठीक है, देखो इसमें ये डेफिनेशन चाहो तो लिख देना, जैसे ये आपने लिख दिया यहाँ पर टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, फिर उसके अंदर ये एक डेफिनेशन लिख देना। टाइप 1 एरर इज फॉल्स पॉजिटिव कंक्लूजन while the type 2 error is a false negative conclusion. Making a statistical decision always involves uncertainties, so the risk of making these errors are unavoidable in hypothesis testing. ठीक है, ये चीज़ आप नीचे यहाँ पे लिख दोगे तो आपका देखो लगो इसमें आधे से ज़्यादा पेज भर जाएगा यहाँ पे। फिर हमारा क्या आता है, फिर आप टाइप 1 एरर लिखो यहाँ पे हेडिंग में एक ब्लैक पेन से अपने, टाइप 1 एरर फॉल्स पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे याद कर रखा है। द टेस्ट रिजल्ट सेज, अब देखो इसे एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या होता है फॉल्स पॉजिटिव। द टेस्ट रिजल्ट सेज यू हैव अ कोरोना वायरस बट यू एक्चुअली डोंट। फॉल्स पॉजिटिव हो गया ना, कि देखो टेस्ट में तो आ गया कि आपको कोरोना वायरस है बट आपको है नहीं। ठीक है, ये क्या है, ये एक एरर है। तो टाइप 1 एरर का मतलब क्या होता है कि आपको मतलब रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ गई बट क्या है कि एक्चुअली में आपको वो चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टाइप 1 एरर है। फिर हमारा क्या आता है, टाइप 2 एरर, जो कि क्या है हमारा फॉल्स नेगेटिव। द टेस्ट रिजल्ट सेज यू डोंट हैव कोरोना वायरस बट यू एक्चुअली डू। ये चीज़ समझ आई आपको, कि मतलब आपको कोरोना वायरस तो है बट जब आपने रिपोर्ट करवाई तो उसकी क्या आई, नेगेटिव आई। कई बार ऐसा हुआ है कि कोरोना वायरस में जब हमने टेस्टिंग करवाई तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई बट एक्चुअली में उस बंदे को था। और कई बार ऐसा भी हुआ कि उसको कुछ भी नहीं था लेकिन तब भी उसकी क्या हुई, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ठीक है, तो ये हमारे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स में आता है, क्योंकि ये एक स्टैटिस्टिक्स है ना, एक डाटा है, और हमारे स्टैटिस्टिक्स कभी भी एरर फ्री नहीं हो सकता, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज बनी ही रहेंगी। ये चीज़ आपको समझ में आई, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड था इसमें, अगर आप ये एग्जाम्पल्स देके आ जाओगे ना तो आपको मतलब फुल नंबर मिलने का ही है, कोई आपको रोक नहीं सकता इस वाले क्वेश्चन में। कितने नंबर से, 20 नंबर से, अगर ये 10 नंबर से, अगर ये 10 नंबर का आता है और 20 नंबर का अगर आया तो फिर आपको थोड़ा बड़ा लिख के आना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बट ये किसी क्वेश्चन के साथ में अटैच होके आएगा। ठीक है, तो आप इसमें आप देखो टाइप 1 टाइप 2 एरर्स बिल्कुल समझ आ गया ना आपको। अब कोई घबराएगा तो नहीं ना बच्चा एग्जाम में जाके कि सर अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो मुझे आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने अच्छे से क्लास देखी है और आपको सब कुछ आता है। चलो आगे चले अपने क्वेश्चन पे, मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो देखो आप लोग इसमें बुक नंबर 1 का पेज नंबर 15 खोल लो। ठीक है, बुक नंबर 1 का पेज नंबर 15 खोल लिया सही बच्चों ने, जल्दी से खोल लो, टाइम नहीं लगेगा। अब इसके अंदर क्या आता है, आप देखो इसमें हमारे 6 तरीके के मेथड्स आते हैं। कौन से, सर्वे मेथड सबसे पहला,
फिर हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड, फिर हमारा केस स्टडी मेथड, फिर हमारा क्या आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, फिर हमारा आता है हिस्टोरिकल मेथड, और फिर हमारा क्या आता है कंपैरेटिव मेथड। तो देखो सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी से आपको समझा देता हूँ कि सर्वे मेथड, सर्वे मेथड में क्या होता है कि जो आप सर्वे करने के लिए गए वही आपका क्या है सर्वे मेथड है। फिर हमारा था ऑब्जर्वेशन मेथड, तो ऑब्जर्वेशन मेथड हमारा क्या होता है जो हम लोग ऑब्जर्व किया, ये किस में होता है जैसे हमारे लेबोरेटरीज वगैरह होगी, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट केमिकल फॉर्मूलाज को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा केस स्टडी, केस स्टडीज हमारे केस में तो जो मेडिकल साइंस में ज़्यादातर यूज़ होते हैं कि भैया कि एक ऐसा केस आया था इन डॉक्टर साहब के पास में और इसकी ये आउटकम्स आए थे, ठीक है, तो उसके हिसाब से कई बार हमारा क्या होता है कि वो चलते हैं। फिर हमारा क्या था एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटल्स हमारे ऐसी स्टडीज़ होती हैं जो हमारी इकोनॉमिक्स में भी कई बार यूज़ आती हैं, जो कि हमारी चलती हैं इन मार्केट में, मतलब ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ही चलती हैं, या फिर मेथड अगर हम कहेंगे तो वो चलेगा। फिर आता है हमारा हिस्टोरिकल मेथड, तो हिस्टोरिकल मेथड में मतलब क्या कि कोई भी ऐसी पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है आपकी स्टडी जो होगी वो उसके ऊपर बेस्ड होगी और उसके ऊपर से वो वाला आप मेथड यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा क्या कंपैरेटिव मेथड, ये बहुत ज़्यादा इजी है कि आप दो डाटास को एक साथ लो, उन दोनों को कंपेयर करो और उसके ऊपर क्या करो अपनी स्टडी को करो, ठीक है। समझ में आया आपको? कुछ भी इसमें ज़्यादा हार्ड था? अब देख लो आप लोग पेज नंबर 15 अगर खोल लिया है तो उसमें सब कुछ है, कुछ भी है नहीं इसमें मतलब इतना ज़्यादा हार्ड, तो बड़ा करके दे रखा है हालांकि, तो मैंने आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा दी, ठीक है। हमको सब कुछ समझ में आ गया ना। अब हम लोग कभी पेपर में छोड़ के तो नहीं आएंगे ये वाला क्वेश्चन, और पूरा आप लिख दो यार सर्वे मेथड में क्या क्या होता है कि आप कहीं पे गए, आपने सर्वे किया, डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, रैंडम सैम्पलिंग सर्वे कर रहे हैं, इस तरीके से आपने इसको बड़ा करके पूरा लिख दो। ये क्वेश्चन कितना 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है और आपको कितने कम से कम इसमें 6 पेज लिखे आना, मतलब एक सर्वे। पहले आप सबसे पहले यहाँ पे क्या आधे पेज पे टाइप मैथ और रिसर्च की क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। जब आप रिसर्च की डेफिनेशन लिख दोगे फिर आप लोग क्या करोगे यहाँ से स्टार्ट कर दोगे आधे आधे पेज का सर्वे मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, कैश मेथड और केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, हमारा क्या है कंपैरेटिव मेथड। और जिस दिन ये वाला क्वेश्चन आप करके आओगे आपको मतलब पेपर में जब क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आपको लगेगा अरे इतना ईजी क्वेश्चन आया था, सही में बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन मतलब रिसर्च मेथडोलॉजी में तो नहीं बन सकता। फिर हमारा क्या था रैंडम सैम्पलिंग, तो देखो रैंडम सैम्पलिंग में आप लोग पेज बुक नंबर 1 का ही पेज नंबर 66 खोलो, ठीक है, जल्दी से खोलो पेज नंबर 66। और देखो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, 10 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को क्या करना है इसमें सबसे पहले सैम्पलिंग की एक डेफिनेशन लिखनी है अच्छी सी, प्यारी सी एक डेफिनेशन लिख दो सैम्पलिंग की, ठीक है। इन स्टैटिस्टिक्स अ सैम्पल रैंडम सैम्पल इज अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स, तो आप लोग क्या करोगे सबसे पहले सैम्पलिंग की डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे बनाओगे ऐसे 2 एरोज, तो यहाँ पे 5-6 लाइन में अपनी डेफिनेशन लिख दिया आपने सैम्पलिंग की। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे रैंडम सैम्पलिंग, यहाँ पे लिखोगे क्या नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग की आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे इट इज़ अ मतलब यहाँ पे 4 वो बनाओगे 5 तरीके के क्या हमारे है ना सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर एंड हमारा मल्टी स्टेज, ठीक है। अभी डिफाइन करूंगा आगे क्या है, तो 5 यहाँ पे लिख दोगे और यहाँ पे किसका लिखोगे आप लोग नॉन रैंडम सैम्पलिंग का, ठीक है। इसमें 2 ही तरीके के होते हैं तो आप लोग इसमें 2 तरीके का लिख दोगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग में, ठीक है। फिर इसके अंदर देखो आपका एक पेज यहाँ पे भर गया, 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका एक पेज भर गया, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि भैया आपको 5 पेज भरने थे, एक पेज आपका भर गया पूरा। अब इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्योंकि आपसे रैंडम सैम्पलिंग पूछा होगा तो आप लोग अगले वाले पेज पे यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग लिखोगे, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन लिखोगे कितने 3 से 4 लाइन में। और इन स्टैटिस्टिक्स अ सैम्पल रैंडम सैम्पल इज अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स चूजन फ्रॉम अ लार्जर सेट इन विच अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स आर चूजन रैंडमली ऑल विद द सेम प्रोबेबिलिटी एज इन SRS विच सबसेट इन of k individuals has the same probability of being chosen for the sample as the। तो देखो रैंडम सैम्पलिंग हमारा मतलब ये होता है कि जिसमें हम लोग कि मतलब आप लोग गए सर्वे करने के लिए और आप हर इंडिविजुअल को सेलेक्ट करने की क्या एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल मतलब उसमें सेलेक्ट हो सकता है, आप लोग किसी को भी अपने मन मर्जी से नहीं छोड़ोगे, ये हमारे केस में आता है रैंडम सैम्पलिंग में आता है, ठीक है। और रैंडम सैम्पलिंग में अब देखो और क्या आता है हमारा कि सिंपल, अब डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, अब हम लोग क्या करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि नॉर्मल से आप गए और आपने क्या किया अपने एरिया में सैंपल करने स्टार्ट कर दिया, तो हर किसी की चांस कितनी है, इक्वल चांसेस हैं कितना सेलेक्ट होने की, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, छोटी छोटी आप लोग लिमिटेशंस लिख दोगे 3-3 4-4 लाइन की, कि टाइम टेकिंग होता है, एक्सपेंसिव मेथड होता है, स्पेशलाइजेशन नीड है, ठीक है, इन द लार्ज एरिया में होता है, ये इसकी क्या है लिमिटेशन है। एडवांटेजेस क्या है कि होल सब कुछ कवर होगा, ठीक है, एक्यूरेट हमारे
आंसर्स आने की या फिर एक्यूरेट हमारे सर्वे आने की चांसेस बढ़ जाती हैं इस वाले केस में, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, एडवांटेजेस हो गए इसके, और इसमें एरर की चांसेस भी कम होती है हमारी। फिर क्या आता है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो इसमें क्या होता है, हम एक इक्वल इंटरवल के बाद में उसको सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इक्वल इंटरवल के बाद हम लोग सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, किस तरीके से कि एक हमने मतलब कि जैसे कि एक टाइम बनाया कि हम लोग इस साल हमको सर्वे करना है कितने 10,000 घरों का, ठीक है। तो आपने टाइम क्या बनाया कि जब हमारा 1 महीना हो जाएगा तो हम लोग 1 महीने में 1,000 घर सैंपल करेंगे, और फिर उसके हमने 1 महीना छोड़ देंगे, फिर दूसरा महीना करेंगे, फिर उसमें 1,000 घर सैंपल करेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हमारे 6,000 घरों की सैंपलिंग कर लेंगे, ठीक है। आपको समझाया सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो इसका नुकसान क्या होता है हमको, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या हुए कि हमारा जो डाटा होगा वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, ठीक है। फिर हमारी लेकिन इसमें फ़ायदा क्या होगा हमको कि हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा, लेस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद में और क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं कि आप लोग को मतलब एक सहूलियत होगी कि आप लोग डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, आप लोग इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ये चीज़ आपको समझ में आई। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलें। हमारा क्या कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोग इसमें मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, हेट्रोजीनियस है, मतलब होमोजीनियस नहीं, मतलब अलग अलग है सब कुछ, ठीक है। तो आप लोग इसमें क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे, जैसे प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपल में और फिर डिस्प्रोपोर्शनल में। तो प्रोपोर्शनल में क्या, जैसे आपकी पॉपुलेशन थी फुल अर्बन एंड रूरल की, ठीक है, आपने उसमें एक बॉक्स बनाया, उसमें आपने मेल में और फीमेल में उसको क्या किया, रख दिया अलग अलग अपने। और जब आप ये अलग चार्ट बना के आओगे ना इस तरीके का, तो इससे आपका क्या होगा कि आपका जो मतलब एग्जामिनर होगा वो देख लेगा कि मतलब इस बच्चे को सब कुछ आता है और ये बच्चा मतलब पूरा पढ़ के आया है, क्योंकि इसको तो भी अगर ग्राफ और चार्ट भी याद है तो इससे ज़्यादा तो इजी मतलब क्या याद करके आएगा, थ्योरी तो हर कोई याद करके आ जाता है, बट ये तो ये भी याद करके आएगा। इसका मतलब ये है कि इसको नॉलेज अच्छे से है और वो आपको इसमें 100% 20 नंबर दे देगा, ठीक है। आपको इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलो अब हम आगे वाले उसमें चलते हैं अपने टॉपिक पे, क्या है जो हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग हमारा मतलब क्या होता है, देखो क्लस्टर सैम्पलिंग हम लोग क्या करते हैं, हमारी होल ऑफ हमारी पॉपुलेशन है जिसको हमको सर्वे करना है, हम लोग इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स बना देंगे, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कोई एक ये वाला क्लस्टर हमने सर्वे कर लिया या फिर ये वाला क्लस्टर हमने सर्वे कर लिया, ये वाला कर लिया, तो इससे क्या होता है ना, इससे टाइम बच जाता है, ठीक है। लार्ज एरिया आप कवर कर सकते हो, और अगर आपके पास फंड की कमी है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें इतना तो फंड नहीं लगा होगा। और लेकिन इसमें एक क्या चीज़ है कि आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, ठीक है, एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और इसमें क्या आपका स्टेरियोटाइपिंग भी हो सकती है, तो इस तरीके से हमारा हो सकता है। फिर क्या था हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हमारा क्या होता है कि इसमें आप जैसे कि आपका कोई एरिया है, ठीक है, आपको कोई भी चीज़ स्टडी करनी है, मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ बताता हूँ इसके बारे में। इंडिया में तो ज़्यादातर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ही हो जाती है। जैसे आपका मान लो ये यूपी है, ठीक है, यूपी के अंदर क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट होंगे, उसके अंदर क्या होंगे, तहसील होगी, उसके अंदर कोई टाउन होंगे, उसके अंदर कोई विलेज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप विलेज आपने स्टडी किया, फिर आपने तहसील किया, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट किया, फिर आपने यूपी स्टेट कर दिया, फिर आपने होल ऑफ इंडिया कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होता है, ठीक है। समझ में आया, कोई अब दिक्कत तो नहीं है। हम लोग किस पे चलते हैं, हमारी बेस थ्योरम में। बेस थ्योरम हमारी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए बुक नंबर 4 का पेज नंबर 19 खोल लो, बुक नंबर 4 का पेज नंबर 19, मैं भी खोल लूँ जल्दी से। तो देखो इसमें आप लोग पेज नंबर 19 खोलोगे, 20 पे आ जाओ। तो सबसे पहले देखो मतलब क्या, बेस थ्योरम ना बाद में आया, मतलब पहले क्या होता था, प्रोबेबिलिटी में कुछ कुछ एरर्स हो जाते थे, तो उसको मतलब सुधार के लिए बेस थ्योरम आई। आप इस चीज़ को समझो। तो आप इसके हम लोग डेफिनेशन पढ़ते थे, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज इज टू फैसिलिटेट अस इन डिसीजन मेकिंग। कि मतलब बेसिक जो बेस थ्योरम का जो मतलब ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हम लोग जो हमारी स्टेटिस्टिक्स में मतलब प्रोबेबिलिटीज है कैलकुलेट में, उसके हम लोग क्या करें, डिसीजन मेकिंग को अच्छे से फैसिलिटेट कर ले और उसको मतलब कहीं ना कहीं एक सुधार दें, ठीक है। बेस थ्योरम का मतलब यही था, मतलब आई इसलिए थी क्योंकि पहले जो थे हमारे एरर्स ज़्यादा हो जाते थे, इतनी अच्छी हम लोग कहीं तो हम कि मतलब इतना एक्यूरेट डाटा नहीं दे पाते थे, तो इसके लिए हमारी बेस थ्योरम आई। एवरी टाइम सम न्यू इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल वी रिवाइज आवर प्रोबेबिलिटी,
ठीक है। जब भी हमारे पास कोई नया डाटा आ जाता है, मतलब कि मानो जैसे कि 2011 में इंडिया का सेंसस हुआ, अब 2021 में होना था बट अभी कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, ठीक है। तो जब हमारे पास 2021 का जब डाटा आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करना पड़ेगा। दिस रिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी विद एडेड इन्फॉर्मेशन इज फॉर्मलाइज्ड इन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी इन टर्म्स ऑफ थ्योरम कॉल्ड बेस थ्योरम। तो जब भी हम इस रिवीजन करेंगे इस प्रोबेबिलिटी का, और जब हम इसको लेके आएंगे किसमें, फॉर्मलाइज्ड वे में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हम लोग लेके आएंगे बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और यही हमारा क्या कहलाएगा, बेस थ्योरम। ठीक है। बेस थ्योरम ऑफर्स अ पावरफुल स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कंबाइनिंग आवर एवोल्यूशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आवर प्रीरियर, मतलब पुरानी वाली जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको, ठीक है, टू क्रिएट पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, ताकि हम लोग एक क्या कर सकें, सही डाटा और सही एक अपनी प्रोबेबिलिटी को लेके आ सकें किसके सामने, पब्लिक के सामने। क्योंकि एट लास्ट हमारा जो मोटिव है वो क्या है कि हम लोग अपने कस्टमर्स, अपने जो हमारे जो जिसके लिए हम लोग अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको एकदम सही सही क्या कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है। 10 प्रोबेबिलिटी बिफोर रिवीजन ऑफ बेस कंसेप्ट आर टर्म्ड एज पीरियरी प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। जब बेस हमारी नहीं थी तो उससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, उसको प्रेरी थे प्रोबेबिलिटीज कर रहे थे। प्रोबेबिलिटीज विच हैव अंडरगोन रिवीजन इन द लाइट ऑफ एडिशन इन्फॉर्मेशन बाय बाइस रूल्स आर टर्म्ड एज पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। तो आप लोग इसमें क्या करना, इन दोनों पे लिख के आना अच्छे से, और इन दोनों को हाईलाइट करना। तो अगर एग्जामिनर को पता लगे कि आपको ये चीज़ पता है कि हमारी पीरियड थ्योरी प्रोबेबिलिटीज कौन सी होती है, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटीज कौन सी होती है, तो एग्जामिनर आपको 100% 20 नंबर देगा। ठीक है। इसको क्या करना, आप हाईलाइट करना, या फिर आप इसको लिखते लिखते किसमें, बॉक्स में अलग से डाल देना। ठीक है। और बेस थ्योरी देखो, अगर आपको 20 नंबर लेके आने ना, तो बेस थ्योरी में क्या करना, यहाँ पे लिखना। अब देखो इसका एक आगे चार्ट भी है, ठीक है, बुक से ही लिया है मैंने। तो इसमें क्या, पीरियड प्रोबेबिलिटी न्यू इन्फॉर्मेशन, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि पीरियड प्रोबेबिलिटीज कहलाती है। और जब हम उसको न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, मतलब इन दोनों को एडिशन करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, बेस प्रोसेस। और इसके आगे हमारा क्या निकल के आता है, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। ये अगर आप चार्ट बना के आ गए तो मैं कह रहा हूँ आपको 100% नंबर से इस वाले क्वेश्चन में तो 20 नंबर से कोई नहीं रोक सकता, अगर ये वाला चार्ट बना के आते हो तो। अगर चार्ट नहीं बना के आते तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बट ये है कि आप डिफाइन किस तरीके से करते हो, पूरा पेज किस तरीके से भर देते हो अपने। ठीक है। समझ में आया? अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना? और अगर कोई कन्फ्यूज़न है भी ना तो नीचे पूछ लेना, ठीक है, हम बता देंगे आपको नेक्स्ट वाली क्लास में। फिर हमारा क्या आता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन। इसी वाली बुक का आप कौन सा पेज खोलो, 75 नंबर पेज खोलो, जल्दी से जल्दी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ये लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आपको 100% ही आएगा। अब देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारी कितनी, 3 तरीके की हैं। ठीक है। सिंपल हाइपोथेसिस, कंपोजिट हाइपोथेसिस, हमारी क्या, नल हाइपोथेसिस। अब हमको करनी तो सारी की सारी हैं। तो सबसे पहले मैं हाइपोथेसिस का मतलब आपको समझा दूँ। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जब आप रिसर्च करने जाते हो तो आप अपने दिमाग में कुछ भी मनगढ़ंत सी बात बना लो कि हाँ भैया, मैं इस वाली सोसाइटी का अगर सर्वे करने के लिए जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, गरीब लोग रहते होंगे। ठीक है। तो अगर आपके मन में ये प्रोबेबिलिटी मतलब बनी हुई है कि यहाँ पे गरीब लोग हैं, जैसे आप मतलब मानो कि यूपी में गए, ठीक है, और आपने कहा यहाँ पे मुझे सर्वे करना है, तो आपने यूपी में देखा कि यहाँ पे ज़्यादा लिटरेसी रेट कितनी है, 67% है, तो यहाँ पे ज़्यादा लिटरेट लोग नहीं होंगे। बट एट द टाइम में आपको क्या हुआ, जब आपने किया सर्वे तो आप लोग को क्या हुआ कि मतलब आपका जो सर्वे था वो गलत हो गया। ठीक है। तो जब आपका सर्वे गलत हुआ तो आपके मन में क्या हुआ कि यार मेरा सर्वे तो गलत हो गया, तो मेरी गलत क्यों हुआ। ठीक है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस होता है कि हम अपने पहले मन में कुछ सोचें और फिर उसके बाद में जब सोच के फिर उसके बाद में सर्वे करें और फिर उसके बाद में हम लोग देखें कि हमारा हाइपोथेसिस क्या था। ठीक है। हाइपोथेसिस समझ में आया आपको? चलो आगे अब मैं इसके आपको तीनों मतलब भी समझा देता हूँ, जो आपको क्या करना है, एग्जाम में समझा पढ़ के आने हैं और उनको समझाना मतलब लिख के आना है। अ सिंपल हाइपोथेसिस इज दैट वन दैट स्पेसिफाई द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कम्प्लीटली। सिंपल हाइपोथेसिस में हमारा क्या होता है, जो कि हमारे पॉपुलेशन को क्या करे, पूरा का पूरा डिफाइन कर दे। ठीक है। तो इस वाले केसेस में देखो, इस वाले केसेस में हमारा जैसे क्या हो गया, दस टेस्टिंग म्यू, तो इसको हम लोग म्यू बोलते हैं ना शायद, तो इसमें क्या होगा, 3000 इज सिंपल हाइपोथेसिस। फिर हमारा क्या था, कंपोजिट हाइपोथेसिस इज वन दैट डज नॉट स्पेसिफाई द पॉपुलेशन कम्प्लीटली।
सिंपल हाइपोथेसिस में तो आपने पॉपुलेशन को क्या किया, कंप्लीटली डिफाइन कर दिया, बट जब हमारी कंपोजिट हाइपोथेसिस थी इसमें हमने क्या किया, इसको डिफाइन नहीं किया पूरी तरीके से पॉपुलेशन को। ठीक है, हमको नहीं पता कि हम लोग कितने लोगों को जाके सर्वे करने वाले हैं या फिर कितना हम लोग सर्वे करेंगे, बट सिंपल हाइपोथेसिस में हमको पता है। फिर हमारा क्या आता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या था, इट इज टू बी टेस्टेड अगेंस्ट एन अप्रोप्रिएटेड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एनी हाइपोथेसिस दैट contradicts a null hypothesis is known as alternative hypothesis। तो इसमें मतलब क्या होता है हमारा कि हम लोग अपना हाइपोथेसिस करने के लिए गए और हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, गलत हो गया, और जो हमारा जो सही जो हाइपोथेसिस आया गलत होने के बाद में वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगा। ठीक है, और मैंने आपको नल हाइपोथेसिस बता दिया कि हम अपने मनगढ़ंत कुछ भी बना लें और वो हमारा क्या हो जाए, हाइपोथेसिस गलत हो जाए। ठीक है, समझ में आपको। चलो अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, सेकेंडरी एंड प्राइमरी डाटा। तो हमारा प्राइमरी डाटा क्या होता है, हमारा प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिसको हम लोग खुद जाके लें। जब आपके घर में जब भी कभी सर्वे वर्वे होता है ना, खुद लोग आते हैं सर्वे करने के लिए, डोर टू डोर सर्वे करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी डाटा कहलाता है। वहीं कोई आपका डाटा उठा ले, मतलब कि आपने किसी मैगजीन से डाटा उठाया, किसी वेबसाइट से डाटा उठाया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा इज अ टाइप ऑफ डाटा दैट इज कलेक्टेड बाय रिसर्चर्स डायरेक्टली फ्रॉम द मेन सोर्स थ्रू इंटरव्यू, सर्वे और एक्सपेरिमेंट्स etc। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से, लेकिन वो डायरेक्टली लिया गया है। प्राइमरी डाटा यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स वेयर द डाटा ओरिजिनली ओरिजिनेट्स, ठीक है, फ्रॉम एंड आर रिगार्डेड एज द बेस्ट काइंड ऑफ डाटा इन रिसर्च। हम लोग कोई भी एक ऐसा डाटा उठाएंगे जो कि हमारा क्या होगा, ओरिजिनल होगा। ठीक है, और हमेशा जो प्राइमरी डाटा होता है क्या होता है, ओरिजिनल होता है, जबकि सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होता। ठीक है, आप लोग जब क्वेश्चन आएगा ना, डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसमें इस तरीके से शीट में अपने क्या लिखोगे, सबसे पहले टाइप्स ऑफ डाटा, तो उसमें सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा, यहाँ पे क्या लिखोगे, सेकेंडरी डाटा, यहाँ पे लिखोगे प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा में हमारा क्या मेथड होता है, इंटरव्यू। वही हमारे सेकेंडरी डाटा में हमारे क्या क्या मेथड्स होते हैं, देखो गवर्नमेंट पब्लिकेशन में पब्लिक रिकॉर्ड्स हो गया, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हो गए, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हो गए, टेक्निकल ट्रेड जर्नल्स हो गया, या फिर किसी कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे क्या कर रखा है, पब्लिश कर रखा है कोई डाटा, वो सब कुछ हो गया। अनपब्लिश्ड डाटा इंक्लूड्स में क्या होगा, हमारा डायरीज होगा, लेटर्स होंगे, अनपब्लिश्ड बायोग्राफीज होंगी जो कभी पब्लिश नहीं हो पाया। ठीक है, ये हमको कहाँ पे मिलेंगे, ये हमको रिकॉर्ड रूम्स में मिलेंगे। तो देखो प्राइमरी डाटा में आप लोग क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू, और सेकेंडरी डाटा में यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, जो ये है हमारे, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, सेकेंडरी डाटा को फर्दर डिवाइड कर दिया, गवर्नमेंट पब्लिकेशन और यहाँ पे अनपब्लिश्ड डाटा। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिकेशन में डाटा हो गया, वेबसाइट होगी, पब्लिक रिकॉर्ड्स हो गया, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हो गया, और अनपब्लिश्ड डाटा में डायरीज हो गई। जैसे कई बार होते नहीं कि किन्हीं, मतलब जैसे आज सुभाष चंद्र बोस की एक डायरी थी, ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट ने इस साल पब्लिश किया, जब वो पब्लिश होगी तब वो क्या होगी, अब सेकेंडरी डाटा हो गया, कौन सा, गवर्नमेंट पब्लिकेशन का। बट जब वो पब्लिश नहीं हुआ था तो क्या था, अनपब्लिश्ड डाटा था। ठीक है, किसका, गवर्नमेंट के पास में थी ना वाली फाइल, बट वो कभी पब्लिश नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब क्या है, अब लोगों को उसके बारे में जानकारी हो जाएगी, क्योंकि अब वो रिकॉर्ड पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई, अब कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। चलो, तो आज हमने अपने 6-7 क्वेश्चन से इसमें कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली क्लासेस में कल देखेंगे और 6-7 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके कितने, लगभग 3 क्लासेस में आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अंदर अगर आप इसी वाली वीडियो पे देख रहे हैं, आप अपना MCU 1 की अभी तक नहीं देखी, तो आप लोग MCU 1 की भी देखो, क्योंकि जब आप MCU 1 का पेपर दोगे तो फिर आप उसमें क्या लिख के आओगे, तो इसलिए ज़रूर वाली वीडियोस देखो और अभी से देखना स्टार्ट कर दो। मतलब 2-2, 3-3 घंटे की आप टाइम दो इसमें पढ़ने के लिए, और आपके इसमें कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मेरी वीडियो देख लो आप लोग आधे घंटे की, और फिर उसके बाद में जितने मैं आपसे बुक में बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स होंगे, तो आप उसमें से देख के फिर उसको एक बार रिवाइज करके अच्छे से, मतलब 2-2 घंटे बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। और आपके, मतलब मैं कह रहा हूँ आपको 70 से ऊपर नंबर जरूर आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलो, अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं करनी चाहिए, आप बोर हो जाओगे इससे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। जो भी आपके कॉमर्स इग्नू के ग्रुप्स हैं जिनमें भी बच्चे और भी आपके पेपर देने वाले हैं, उन तक बताइए किस तरीके से हम लोग कॉमर्स एक्सेस आप लोग को फ्री में दे रहे हैं। और ठीक है, आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई, हाँ, क्यों करेंगे आपसे पैसा चार्ज? आप लोग मेहनत करो, आप लोग के अच्छे नंबर आएंगे, इसमें 100% नंबर आएगा आपका। ठीक है, चलो, बाकी आप लोग हमारी वीडियोस को देखते रहिए इसी तरीके से, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।